हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। आज हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के कोर्स स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, एक बात आप लोग जान लो कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका जो हो गया कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, यह आपका जानना ज़रूरी है। और दूसरा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, यानी किस तरीके से हर साल वो क्वेश्चन पूछता है। ये दो चीज़ें आपका जानना ज़रूरी है। आप क्या पढ़ाई करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखना है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कि क्या सिलेबस है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे दो, चाहे आप किसी बैंकिंग का कंपटीशन लेवल में अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हो, या फिर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का या यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देते हो, तो हर किसी का एक कोर्स स्ट्रक्चर होता है और एग्जामिनेशन का एक पैटर्न होता है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम जो आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है इसके कोर्स स्ट्रक्चर को यानी सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोर्स जो आपका है यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये स्ट्रक्चर है आपका। स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है इस कोर्स के अंदर, वो यहाँ पर दिया गया है। जो अकाउंटेंसी है ये आपका कोर्स है और इसका क्या स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या, कोर्स स्ट्रक्चर, जिसे आप सिलेबस कहते हो कि हमें अंदर में क्या क्या पढ़ना है। ये टोटल जो आपका अकाउंटेंसी है, एग्जामिनेशन में जो सवाल या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा। अभी थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है, कोविड की वजह से बच्चों को 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके दिया जाता है और 20 नंबर जो है आपका इंटरनल असेसमेंट होता है कॉलेज के अंदर। लेकिन जब आपका नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम होता था, या मान लीजिए कि आगे होगा, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा, जैक क्या डिसीजन लेगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये उस पर डिपेंड है। सबसे पहले आपका ये कहा गया था कि सारा एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होगा, इसके बाद फिर कहा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके होगा। अब आगे क्या होगा वो आगे जाने कि क्या डिसीजन होता है। फिलहाल क्या डिसीजन होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। सारा सब्जेक्ट जो है आपका, उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करना है, कोर्स स्ट्रक्चर को समझना है, एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना है, और जितना भी कंटेंट इसके अंदर है A to Z को, सारे चीज़ों को आपको कवर करना है। एग्जामिनेशन क्या होगा उससे अभी आपको फ़िलहाल मतलब नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर आपका जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस को आपको पार्ट ए और पार्ट बी दो भागों में बांटा गया है। आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ाई करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है क्या नहीं है ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो जब हम चैप्टर में आएंगे या यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट ए पार्ट बी, इसमें अलग अलग यूनिट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपका यूनिट है। ठीक है, तो आपका ये जो यूनिट वाइज है, आप पूछोगे कि सर इसमें यूनिट क्या है। जैसे आप एक रोटी आपको अगर मिलता है तो एक रोटी आप सीधा मुंह में नहीं डाल के खा लेते हो, क्या करते हो, उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके खाते हो। तो उसी तरीके से आपको खाना तो पूरा एक रोटी है, यानी पढ़ना तो इसमें सब कुछ है, लेकिन इसको टुकड़ों में बांट दिया गया है, अलग अलग यूनिट में बांट दिया गया है। तो ऐसा समझो कि आपको पढ़ना तो सारा है, यानी आपको रोटी तो खाना सारा है, लेकिन उसको अलग अलग टुकड़ों में, बोलते हैं ना, छोटा छोटा रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में खाना चाहिए, अच्छे से चबा चबा करके खाना चाहिए। तो ये भी आपका एक रोटी है जिसको हम अच्छे से चबा चबा करके खाएंगे ताकि वो आपके हक में लगे, आपके शरीर को लगे। तो यहाँ पर भी यही काम किया गया है कि जितना भी कोर्स स्ट्रक्चर है, पढ़ना तो आपको सारा है, लेकिन इसको क्या किया है, अलग अलग यूनिट में बांट दिया गया है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 यूनिट में बांट दिया गया है। तो कह सकते हो कि आपको ये जो रोटी है टोटल 9 टुकड़ों में बांट करके खाना है, पर रोटी आपको पूरा खाना है। अब यहाँ पर जो पहला यूनिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला यूनिट, ये है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यानी इसमें जो आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है और इसमें जो अकाउंटिंग है, किस तरीके से अकाउंटिंग करना है, इंट्रोडक्शन, यानी सबसे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपने क्लास 10th तक
फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायो पढ़ा है, ये सब कुछ आपने पढ़ा है, लेकिन आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़े हो, एक चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो, वो कॉमर्स है आपका, जो स्टार्ट होता है क्लास 11 से। तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स में आपका जो है, जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, इसमें बेसिक चीज़ें जैसे स्टॉक क्या है, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। जितना भी छोटा मोटा वर्ड है, अब देखिए, अगर आप देखें अपने चारों तरफ तो हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है ना। आपको पता है कि हाथ में पहने हो तो आपका ये घड़ी है, ये कपड़ा है। उसी तरीके से कॉमर्स आपने शुरुआत किया है पढ़ने, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जाने होंगे ना कि सब्जेक्ट के अंदर स्टॉक क्या है, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, सारा चीज़ हम समझाएंगे। तो उसमें अंदर क्या क्या टेक्निकल चीज़, टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, उसका क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। वहीं से आपका स्टार्ट होगा बेस बनना, तब जाकर के आप आगे की पढ़ाई पढ़ोगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम ये जानेंगे कि बेसिक बेसिक चीज़ें इसके अंदर क्या है। जैसे अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, अकाउंटेंसी का क्या मतलब है, अकाउंटिंग का क्या मतलब है, दोनों वर्ड अलग अलग क्यों है ना। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का मतलब डेफिनेशन क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है, तमाम चीज़ें आपको जानना है यूनिट नंबर 1 में। यानी यहाँ से आपका बेस स्टार्ट होगा। आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 1 में होगा। और इससे जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, कितना भी हो सकता है, लेकिन जो 7 नंबर का मार्क्स का इससे आएगा। तो टोटल एग्जामिनेशन होगा आपका 100 मार्क्स का, जिसमें यूनिट 1 से आपका जो सवाल पूछा जाएगा वो 7 नंबर का पूछा जाएगा। बार बार कह रहे हैं आप कि क्या डिसीजन है, क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, या फिर क्या कोर्स स्ट्रक्चर आपका होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, उसे आपको अभी साइड में रखना है। सबसे पहले आपको जानना है कि यूनिट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है, और ये 7 नंबर का यूनिट होगा। इसमें हम बेसिक चीज़ें अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, ये सब कुछ हम जानेंगे। बुक कीपिंग वगैरह का अभी हम नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तब ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। अभी हम बहुत सारे वर्ड का अगर आप नाम ले लें इसमें तो आप कंफ्यूज करोगे, इसीलिए सबसे पहले आप जान लो यूनिट नंबर 1 में बेसिक चीज़ें हम सुनेंगे, यहाँ पर समझेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। और एग्जामिनेशन में जो इससे सवाल पूछा जाएगा वो 7 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ये है आपका रोटी का पहला टुकड़ा जो आप खाओगे। दूसरा क्या है, ये है यूनिट नंबर 2। अब ये जब खाओगे तो थोड़ा सा पेट आपका भरेगा। इसके बाद क्या होगा, यूनिट नंबर 2 पर हम जंप करेंगे। अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि सर यूनिट नंबर मेरा 1 छूट गया है, आप 2 से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं समझ में आएगा। ये सब कुछ आपका जो है ना लिंक बनाता है। यहाँ से आप यूनिट नंबर 1 छोड़ करके 2 पढ़ दोगे, या पहले 2 पढ़ दोगे फिर बाद में 1 पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा। आप याद रखना कि अगर आप पढ़ाई स्टार्ट किए हो तो आपको बिल्कुल सीरियल वाइज चलना है, एक एक कर करके, क्योंकि हम यहाँ तक अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये बात हम जानते हैं कि किस तरीके से आपके दिमाग में बात आएगी, आपके मन में क्या सवाल हो सकता है, ये तमाम चीज़ें हमको पहले से ही पता है। इसीलिए अगर आप बोलो कि सर यूनिट नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ना, मत करना ऐसा कभी भी। पहले ही हम आपको इसका ये वार्निंग दे देते हैं कि ऐसा मत करना। आप यूनिट नंबर 1 से शुरुआत से पढ़ाई करोगे तभी होगा। दूसरा आपका यूनिट है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी एग्जामिनेशन में 7 नंबर का इससे सवाल पूछा जाता है। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में जब हम बेसिक चीज़ें सीख लेंगे कि हाँ क्या क्या वर्ड का मतलब है, अकाउंटिंग का क्या मतलब है, अकाउंटेंसी का क्या मतलब है, बुक कीपिंग का क्या मतलब है, तमाम चीज़ें जब आप सीख लोगे तो इसके बाद आपको क्या होगा कि इसमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग हम करेंगे वो किस आधार पे करेंगे, यानी क्या प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर करेंगे। जैसे कोई भी आपका चीज़ होता है तो वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर, किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होता है ना। तो बेसिक चीज़ें सीख लिए, अब अकाउंटिंग किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत से करेंगे, ये तमाम बातें हम इसमें सीखेंगे। तो बेसिक नॉलेज हो गया, प्रिंसिपल का नॉलेज यहाँ पर हो गया, तो 2 चीज़ें आपकी दिमाग में आ गई। यानी अगर आपने रोटी का दूसरा टुकड़ा खाया तो आपका पेट थोड़ा और भरेगा। और इसके बाद होगा आपका आएगा यूनिट नंबर 3।
यूनिट नंबर 3 देखिएगा आप, तो ये लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसमें हम उस ट्रांजेक्शन को क्या करना सीखेंगे, रिकॉर्ड करना सीखेंगे, यानी किस तरीके से उसको हम नोट करेंगे। बेसिकली अभी हम आपको बहुत आसान आसान वर्ड से ही बताएंगे, कोई भी अकाउंटिंग का वर्ड या टेक्निकल वर्ड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बस आप इतना जानिए कि किस तरीके से आपका जो है जितना भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग का काम आपका यूनिट नंबर 3 में है, जो कि आपका कितना मार्क्स का है, 16 मार्क्स का यहाँ पर इससे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है। ये काफ़ी बड़ा यूनिट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, कैश बुक वगैरह पढ़ना है, जर्नल एंट्री है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। किसी भी चैप्टर से डरना नहीं है नाम सुन करके कि ये क्या है। जाहिर सी बात है कि अभी आपने स्टार्ट किया है तो आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे जर्नल एंट्री, लेज़र पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, है ना, बैलेंस शीट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो जाहिर सी बात है ये सब वर्ड जो है आपको अभी अजीब सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आपको आएगा। तो बस आप इसमें इतना जानो यूनिट नंबर 3 में कि जितना भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है हम उसको लिखना, उसको नोट करना सही तरीके से कैसे जानेंगे। तो किस तरीके से नोट करेंगे, कैसे सारा हम इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस का, ये तमाम बातें हम सीखेंगे। तो देखिए यूनिट नंबर 1 बेसिक चीज़ें, प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल पर आधारित किस तरीके से हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ये यूनिट नंबर 3 में। तो लिंक बन रहा है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानें, फिर दूसरा हम क्या जान गए कि किस प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल क्या है और उस प्रिंसिपल पर किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शन को। ये सब बातें हम यूनिट नंबर 3 में जानेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी जर्नल एंट्री, लेज़र पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट तो आगे का पार्ट है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करेंगे यूनिट नंबर 3 में। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ रहे हो, ये पहले पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया। अब इसके पढ़ने के बगैर आप यहाँ शुरू नहीं कर सकते हो, आपको लाइन से ही चलना होगा। फिर यूनिट नंबर 4 में आओगे आप। यूनिट नंबर 4 में आओगे, क्या है आपका, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें है आपका ट्रायल बैलेंस। ये हम जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसको उसका लेज़र पोस्ट करेंगे, फिर उसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नहीं पता है कोई बात नहीं, सिर्फ अभी आप सुन लो इस बात को, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है सिर्फ बता रहे हैं, अभी टॉपिक हम डिस्कस करने बैठे ही नहीं हैं। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि हम कुछ वर्ड का ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसको अब हम अभी समझा दीजिए, तो नहीं, पहले आप जानो तो पढ़ना क्या है आपको इसके बाद। तो ट्रायल बैलेंस इसके बाद हम बनाना सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। और फिर होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इंसान जो है बहुत कारण से गलतियां करता है, एरर का मतलब क्या हो गया, गलतियां करना, और उस गलतियों को सुधारने का भी मौका आपको अकाउंटिंग देता है ना। जैसे आप नोट्स वगैरह बनाते हो तो उसमें लिखते 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 स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो क्या करते हो, काटते हो या उस पर वाइटनर लगाते हो और उसको आप करेक्ट कर देते हो। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही काम करेंगे, वाइटनर नहीं लगाएंगे, ग्लू नहीं लगाएंगे, काटेंगे नहीं, लेकिन हम फिर भी गलतियों को सुधारेंगे। तो जो भी अकाउंटेंट है, कोई भी काम कर रहा है, चाहे बड़े लेवल का काम है, छोटे लेवल का काम है, हर कोई गलती करता ही करता है। तो उस गलती को सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। ये जो आपका यूनिट नंबर 4 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, वो अकाउंटेंट के द्वारा, यानी अकाउंट में जितना भी आपका एरर है, मिस्टेक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो ये भी यहाँ पर सुधारने का मौका देता है। अकाउंटिंग भी आपको इसका मौका देता है। तो जिसमें हमको एक चैप्टर पढ़ना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और इसमें आपको ट्रायल बैलेंस भी पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 4 से जो आपका क्वेश्चन जो आता है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है बात, यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में। अब देखिए किस किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहला आपने जो सीढ़ी आपने चढ़ना स्टार्ट किया है, जो आपको मंजिल पे पहुंचना है, पहला स्टेप, बेसिक चीज़ें जान गए, प्रिंसिपल जान गए, फिर उस प्रिंसिपल पर आधारित किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे, जो रूल हमने यहाँ सीखा है उस रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे। अब जब रूल को अप्लाई करेंगे तो फिर इसके आगे हम चीज़ें जानेंगे। अब यहाँ से सीधा आप नहीं समझ सकते हो, ये 3 यूनिट आपको पढ़ना ही होगा। तो बार बार कह रहे हैं, बीच का रास्ता कुछ नहीं है यहाँ पर। इसके बाद ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन यूनिट नंबर 4 आपने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ेंगे और आएंगे किस पे, डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व, यूनिट नंबर 5।
अब यूनिट नंबर 1 में बहुत सारे चीज़ें हम सीखेंगे, जैसे एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, फिक्स एसेट क्या है। नहीं जान रहे हो नाम, कोई बात नहीं, बोले तो अभी हम सिर्फ आपका कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारा फिक्स एसेट है, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है। तो वो सब चीज़ क्या होता है, डेप्रिसिएट करता है। जैसे आपके पास बाइसाइकिल होगा फिलहाल अभी, हालांकि अभी आपको मोटरसाइकिल भी मिल जाता है चलाने को, ये अलग बात है कि लाइसेंस हो ना हो आप उसको चला लेते हो, लेकिन फ़िलहाल बाइसाइकिल तो आपके पास होगा ही। तो आप देखो कि जब आप नया नया साइकिल खरीदे थे तो बहुत अच्छा चल रहा था। आज साइकिल का 1 साल हो गया है, आज भी वही काम कर रहा है, वही चल रहा है क्या? आपने साइकिल खरीदा था 5,000 रुपये में, 1 साल 2 साल आपने चला लिया, अब बोलोगे कि मार्केट में हम भी अभी इसको कितना में बेचेंगे, 5,000 में, क्या बेच पाओगे? नहीं। तो क्या हुआ कि वो आपका जो एसेट है, आपका जो बाइसाइकिल है, वो क्या किया, उसका वैल्यू कम हो गया, चेन घिस गया, घंटी खराब हो गया, सीट खराब हो गया, बैठते बैठते कैरियर खराब हो गया, टायर खराब हो गया, रिम खराब हो गया, ब्रेक खराब हो गया, ये खराब, वो खराब, खराब खराब खराब। तो ये सारा चीज़ आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएट करता है। बोलोगे सर साइकिल लेकर के जो है ना, बाइसाइकिल लेकर के हम घर में रख दिए हैं रूम में अपने, एकदम ताला बंद करके, अब तो डेप्रिसिएट नहीं करेगा ना? फिर भी करेगा। बरसात का मौसम है, हवा, धूप, पानी, मॉइस्चर, इन सब के कारण रखे रखे भी आपका साइकिल जंग लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा मेटल आपका। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं बंद करके, ऐसा नहीं ना है कि आप कंबल ओढ़ करके सो गए अपने एक रूम में, तो आप भाई आप बड़े नहीं होइएगा, आप बूढ़े नहीं होइएगा, ऐसा है क्या? आप काम करिएगा तो आपका शरीर ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा, नहीं करिएगा तो क्या होगा, फिर भी आपको बड़े होना ही है, उम्र पार होगा ही, बूढ़े होइएगा ही, मरिएगा ही। अब थोड़ा सा मरना ख़राब लगता है सुनने में, लेकिन सच्चाई है, तो थोड़ा सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हर किसी का एक एज होता है, एक ह्यूमन लाइफ है, हम आए हैं तो हम जाएंगे भी, इनकमिंग है तो आउटगोइंग भी है, तो सारे चीज़ें आपको साथ में है। तो उसी तरीके से डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि जो भी एसेट है, आपके पास बाइसाइकिल है, आप देखो आप छत का मकान बनवाए होंगे, अब 5 साल 10 साल हो जाने के बाद क्या होता है कि मकान को रिपेयर खोजता है, जर्जर हो जाता है मकान। तो हर किसी एसेट का लाइफ होता है, और वो क्या करता है, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता जाता है। आप जब बच्चे थे, अब आपका उम्र हो गया होगा 15 साल, 16 साल, 17 साल, इस तरह का आपका उम्र मान लीजिए हुआ है, 15-16 के ही हो गए, तो 15 साल तो एज कम हो गया ना आपका, तो 15 साल से आप डेप्रिसिएट कर गए, आपका एज कम हो गया। इसी तरीके से 30 के हो गए, 50 के हो गए, और एक समय आएगा जब दांत हिलने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि आप क्या हो जाओगे, डेप्रिसिएट। तो कोई भी एसेट जो होता है उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, चाहे आप उसका इस्तेमाल करें चाहे ना करें। नेचुरल फोर्स भी होता है जिसके वो डेप्रिसिएट करता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो आपके बिजनेस में जितना भी बिल्डिंग है, प्लांट, एसेट का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एसेट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम एसेट बोलेंगे नहीं क्योंकि एसेट को बहुत तरीके से समझाएंगे हम। तो जो भी बिल्डिंग वगैरह है, आप देख रहे हो कि कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो बिल्डिंग देख रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा है, इस बिल्डिंग का कई साल बीत चुका है और इसका वैल्यू धीरे धीरे घटता जा रहा है। आप बाइसाइकिल जो बस खड़ी हैं, बोलते हैं बस फैसिलिटी कब से स्टार्ट होगी, तो बस जब खरीदा था नया नया, उस समय से अभी का पोजीशन क्या है, तो थोड़ा डेप्रिसिएट कर गया है। तो हर चीज़ क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट कर रहा है, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाता है। तो किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, इसका भी मेथड आपको अकाउंटिंग के अंदर दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद प्रोविज़न क्या है, रिजर्व क्या है, ये भी हम जानेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बोलेंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा बात की बात है, बोल देते हैं। कोई बिजनेस में फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है ना, जिसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। नॉन लायबिलिटी है, ऐसा लायबिलिटी जो क्रिएट होगा, अब लायबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई लायबिलिटी जो फ्यूचर में क्रिएट होने वाला है, इसकी तैयारी अभी से करनी है। तो मतलब कि आपका नॉन लायबिलिटी है तो प्रोविज़न बनाते हो, अननोन लायबिलिटी है तो इसके लिए आप रिजर्व बनाते हो। तो आप बोलोगे कि सर इसका जो है अभी ही पूरा बता दीजिए, अभी नहीं बताएंगे, इसका एक चैप्टर बना हुआ है, और चैप्टर के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो प्रोविज़न और लायबिलिटी, प्रोविज़न और रिजर्व के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब बोलोगे कि यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा प्रोविज़न और जो रिजर्व है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको समझे बिना आप जो है बैलेंस शीट बनाओगे, आप जो है अलग अलग जितना भी अकाउंटिंग का काम करोगे नहीं कर पाओगे इसके बिना, ठीक है। तो एक एक चीज़ का यहाँ पर मायने रखता है।
हर चीज़ आपको बारीकी से पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़ोगे नहीं कर पाओगे आप। तो एक एक चीज़ शुरुआत से लेकर के नोट्स एकदम आप नया कॉपी लेकर के अच्छे से उसमें सारा नोट्स आप बनाना। इसके बाद ये हो गया आपका जो है 12 नंबर का एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं आपका अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसे अभी हम इसको क्लास 11th वाले को पढ़ा रहे थे जो आपका पुराना बैच है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह को जब आप उधार में सामान बेचते हो सामने वाला पैसा देगा या नहीं देगा, इसकी बात की आपको श्योरिटी होनी चाहिए। मान लो आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और सामने आप जो है उधार में सामान बेच दिए, वो पैसा देगा या नहीं देगा, इसकी श्योरिटी के लिए हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे। बस इतना ही जानो अभी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कि हमने यूनिट नंबर 6 तक यहाँ पे आए हैं और ये टोटल आपका 60 मार्क्स है। ये है आपका 10 नंबर का, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो 60 मार्क्स का हो गया। इसको बोल दिया पार्ट ए, बोल दिया उससे क्या मतलब है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ना तो हमें सारा है, रोटी तो हमें पूरा खाना है, इसको हम तोड़ तोड़ के खाएंगे। तो लो यहाँ पर पार्ट ए बोल दिया, यूनिट नंबर 6। अब यूनिट नंबर 7 वही बात है, पार्ट बी में आपका शुरू होगा। तो चलिए यहाँ तक होने के बाद यहाँ पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आप यहाँ पर ये समझो कि आपने साल भर पढ़ाई की, क्लास 10th में स्टार्ट किया, तमाम सब्जेक्ट आपने पढ़ा और तमाम सब्जेक्ट आप पढ़ते साल के अंत में क्या आपको आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हुआ और आपका रिज़ल्ट आउट हुआ और आपको ये पता चला कि हमारा इतना इतना परसेंटेज आया है, 90%, 95%, 98%, है ना, 80%। तो इससे क्या पता चला आपको? इससे आपको ये पता चला कि हमने साल भर कितना मेहनत किया। एक पेज का रिज़ल्ट आया आपका मार्कशीट और आपको पता चला कि साल भर आपने क्या किया। ये कोई भी देख करके उस मार्कशीट को बता सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो जानेंगे कि अगर कोई व्यापार शुरू किया है आपने तो एक साल में क्या व्यापार कितना प्रॉफिट कमाया, कितना उसका फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन आपको नहीं समझ में आएगा अभी, कितना एसेट है, क्या लायबिलिटी है, ये भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो बस आप मोटा मोटी अभी इतना समझो कि आपका रिज़ल्ट एक पेज में आया और उससे आपको अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने बारे में कि आपने साल भर क्या किया ये पता चला। उसी तरीके से यहाँ पर जानेंगे कि बिज़नेस जो है आपने साल भर कैसा बिज़नेस किया उसको यहाँ पर पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें बेसिकली आपका आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बनेगा, इसमें नहीं जानते हो अभी छोड़ दो। यूनिट नंबर 7 तक आ गए हैं और ये सबसे बड़ा आपका यूनिट है और ये 25 नंबर का है। याद रखिएगा एग्जामिनेशन से 25 नंबर का सवाल आएगा। यहाँ तक हो गया है। आपको क्या करना था? आपका जो काम था पढ़ाई करना और पढ़ाई करते रहना साल भर, और साल के अंत में आप एग्ज़ाम दो, रिज़ल्ट आया और काम ख़त्म। आपको पता चल गया कि साल भर आपने क्या किया है। उसी तरीके से यहाँ पर आपने तमाम काम बिजनेस में किया, इतना यूनिट पढ़ा, लेकिन इस यूनिट का अंत कहाँ हो गया? यहाँ पर, यानी आपको आपका रिज़ल्ट पता चल गया। उसी तरीके से बिज़नेस का भी अपना आपको रिज़ल्ट पता चल गया यहाँ पर। ठीक बात, कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। अब बाकी जो यूनिट नंबर 8 है और यूनिट नंबर 9 है, ये है आपका कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में जिस हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग, देखिए यूनिट नंबर 9 में अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो हम मैनुअल भी करते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक, यानी आपका बहुत सारा काम सॉफ्टवेयर कर देता है। तो बोलिएगा कि सर सॉफ्टवेयर सारा काम कर ही देता है तो फिर हम लोग को पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना। तो याद रखिएगा गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर का अच्छा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी कंप्यूटर काम करेगा इसको ऑपरेट कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स, हम लोग करेंगे। तो जब तक हम लोगों को अच्छा नॉलेज नहीं होगा तब तक कंप्यूटर भी जो कमांड दोगे वही तो वो काम करेगा ना। तो कमांड देना, अगर गाड़ी में कहीं खराबी आएगी तो उसको भी जानना आपका ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ गाड़ी पे बैठे हुए हैं, छोटा मोटा रिपेयर करना आपको आना चाहिए। अब ये नहीं कहेंगे कि आप पूरा का पूरा गाड़ी ही बना कर दिखाओ, नहीं,
लेकिन छोटा मोटा रिपेयर का काम आपको आना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरे कोर्स स्ट्रक्चर को, यानी कोर्स स्ट्रक्चर को, सिलेबस को टोटल 9 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें 60 और 40, ये तो 10 नंबर और 5 नंबर का हो गया, तो टोटल 60 और यहाँ पर 40, टोटल आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। अगर नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम होगा तो 100 मार्क्स का होगा। और ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, यही आपको क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्लास 11th में आपको बस इतना ही पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इतना से आपका, ये तो बहुत छोटा आपका दिख रहा है, जब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब फिर आपको इसमें मज़ा आना शुरू होगा। तो यहाँ तक आपने कोर्स स्ट्रक्चर। इसके आगे जो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो बताएंगे कि हम कॉमर्स लिए हैं तो कॉमर्स का क्या मतलब होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले, या यूनिट नंबर 1 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको बताएंगे हम कि आपने कॉमर्स जो लिया है सब्जेक्ट, तो क्यों, क्या मतलब होता है कॉमर्स का, क्यों हम पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, क्यों हमने चूज़ किया है, क्या करना है हमको इस सब्जेक्ट का, ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो कॉमर्स का मतलब समझाएंगे आपको, है ना, कॉमर्स क्या होता है, क्या मतलब है, बिज़नेस का क्या मतलब है। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट जो आपका है वो बिज़नेस से रिलेटेड है, और क्या बिज़नेस से रिलेटेड है तो अच्छी चीज़ें हैं या ख़राब चीज़ें हैं, क्या बिज़नेस करना सही है या नौकरी करना सही है, ये भी बात हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो बहुत लोगों का होता है कि नहीं नहीं मुझे तो नौकरी करना है, बिज़नेस नहीं करना है। नौकरी देख कौन रहा है, बिज़नेस। तो बिज़नेस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब तमाम बातों पे हम डिस्कस थोड़ा करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कोर्स स्ट्रक्चर को एक बार और देख लो। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो हम आपके ग्रुप में PDF के फॉर्म में सेंड कर देंगे। तो ये आपका हो गया कोर्स स्ट्रक्चर। और जब हम तमाम चीज़ें पढ़ लेंगे तब हम डिस्कस करेंगे किस बात पर। हम आपको 2 चीज़ें बताए थे इंपॉर्टेंट, एक तो आपका सिलेबस हो गया और दूसरा एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप सारा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तब आपको ये जानना होगा कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। फिलहाल सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।